नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 13 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ में जैसे कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि ये सीरीज़ में हम टॉप सारे न्यूज़ कवर करेंगे जितने भी इकोनॉमिक टाइम्स से आते हैं। जैसे कि कभी 25 न्यूज़, कभी 30 न्यूज़ या कभी 20 न्यूज़ भी, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ न्यूज़ कि भाई वो डे पे कितने न्यूज़ आए। इस लेक्चर के बाद मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप पॉलिटिकल बातों पर दिलचस्पी रखते हैं या आपकी इंटरेस्ट अगर कंपनी स्पेसिफिक है कि इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये कंपनी से ये कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, तो वो न्यूज़ को मैं कवर नहीं करता हूँ। स्पेसिफिक जो कंपनी स्पेसिफिक या रहता है या कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक रहता है, उसमें भी अगर मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा डील हो रहा है जो सेक्टर को इफेक्ट कर सकता है या बहुत बड़ा कोई पार्टी में कोई चेंजेस हो रहा है जिसमें से हम लॉ सीख सकते हैं उससे, तो हाँ ठीक है, मैं उसे भी कवर कर लेता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसके लिए ये लेक्चर ज़्यादा रेलिवेंट है? जो कि कंपेरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई जनरल नॉलेज के उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। आप कोई भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हो, जनरल नॉलेज में आपका इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि आजकल देखिए सारे एग्जाम जनरल नॉलेज में फोकस करने लग गए। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बोलता कि भाई मैं सिर्फ कोर्स के रिलेटेड ही पूछूंगा। और लास्टली जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ये रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हर इंटरव्यू में आज के डेट में जनरल नॉलेज में क्या, जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से मार्केट में क्या चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करने वाला है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस में ब्लैंक पड़ जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैसे रुक जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये बोलूँगा कि जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए तो आज के डेट में खास करके बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गया, क्योंकि इतने लॉस चेंज होते हैं, इतने प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं कि आप कहीं बिजनेस भी कर रहे हो, कहीं घूमने भी जाने वाले हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो, आपको एक लॉ का अपडेट तुरंत हो जाता है। अगर आप जैसे कि मान लीजिए 30 जून कोई भी इंसान ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है तो 30 जून के पहले बुक कर ले, तो सो दैट उसका टीसीएस नहीं लगेगा। ये सब कब पता चलेगा आपको? जब आप रेगुलर बेसिस पे न्यूज़ पढ़ोगे। और ये मैं तो ये नहीं बोल सकता ये किसी एक के लिए रेलिवेंट है, तो पूरे ऑडियंस के लिए, सारे कैटेगरी के लिए रेलिवेंट होता है। फिर उसके बाद ये वीडियो आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें आपको लगता है कि फ़ायदा होगा इन सारे वीडियो से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो में आप और क्या सुधार चाहते हैं, और सब्सक्राइब करने तो ना ही भूलें। मैं देख रहा हूँ चैनल में व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सब्सक्रिप्शन भी बढ़ना चाहिए उस रेट में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। तो फर्स्ट हम देखते हैं जो न्यूज़ है वो है इन्फ्लेशन एट 25 मंथ लो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जंप्स। देखिए इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। इन्फ्लेशन जो है 4.25% आ गया मई में, एंड विच इज़ इवन क्लोज टू आर 4% का टारगेट। आरबीआई जो टारगेट रखती है बैंड 2 to 6% रखती है, ±2% रहती है, एज इन 4% ±2%। ये आरबीआई का जो पैनल है 6 मेंबर्स का कमेटी रहता है, 3 आरबीआई के साइड से रहते हैं, 3 इंडिपेंडेंट नॉमिनीज रहते हैं जो कि सेंट्रल बैंक अपॉइंट करते हैं। फिर उसके बाद ये सब जो है मिलके एक डिसीजन लेते हैं और बाय वोटिंग डिसाइड होता है कि भाई क्या है। अगर ड्रॉ हुआ तो फिर आरबीआई का गवर्नर उस चीज़ को मतलब उसके पास एक वोट रहता है कि भाई कास्टिंग वोट रहता है जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनालिस्ट का कहना है कि भाई आरबीआई अभी रेट तो डिक्रीज़ नहीं करेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज इन्फ्लेशन भले ही अभी 4% के आसपास आ चुका है, बट ये बहुत सारे रीजंस के कारण हुआ है कि भाई अपना एक बेस इफेक्ट के कारण भी हुआ है। सेकंड चीज़, 4% के आसपास अब भी जस्ट आया है, तो और 2-3 महीना हम वेट करते हैं, उसके बाद भी अगर 4% के आसपास रहेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का हम सोचेंगे, ठीक है। इसलिए आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के स्टैंड में भी जो रेपो रेट है वो कितना रखा, 6.5%। अगली बार से मैं बताऊंगा नहीं, अगली बार से मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि 6.5% रखा है या कितना रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्रूटिंग सेंटीमेंट इम्प्रूव फॉर जुलाई टू सितंबर। देखिए ये एक नॉर्मल सा बस न्यूज़ था, मैं मार्केट सेंटीमेंट्स को हाईलाइट करना चाहता था कि रिक्रूटिंग सेंटीमेंट्स एज इन जो रिक्रूटमेंट हो रही है नए आईटी ऑफिस में या आईटी उसमें, वो सारे बिल्टअप होते जा रहे हैं। कोई सारे आईटी कंपनीज जो है वो हायरिंग नहीं भी कर रही है बिकॉज उनको नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो इनफैक्ट डाउन साइज भी कर रही है, बट कई सारे जो है वो हायरिंग कर भी रही है। और 49% of the employees surveyed said that they will recruit in September quarter and 47% of IT's hiring intentions strongest, ठीक है। तो ऐसा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों,
गवर्नमेंट टेल्स चाइनीज़ हैंडसेट कंपनीज टू गेट इंडियन इक्विटी पार्टनर्स। देखिए गवर्नमेंट जो है इंडियन इक्विटी पार्टनर्स को, चाइनीज़ कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप करो। क्या है ना, एक्चुअली चाइनीज़ कंपनीज डायरेक्टली आके इन्वेस्ट कर दे रही है इंडिया में, इन्वेस्ट कर दे रही है। तो इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि कोई इंडिया का कोई पार्टनर नहीं है। आपके सीईओ बाहर बैठे, आपके कंपनी के मेन पर्सनल बाहर बैठे, जो काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ मतलब आप समझ लो ऑपरेशंस में है, कोई थोड़े बहुत सेल्स में, इस टाइप के लोग हैं। मतलब जितना सेटअप चाहिए बस इतना ही सेटअप डाल रहे हैं इंडिया में ताकि बिजनेस हो जाए, बाकी पूरा सेटअप इंडिया में नहीं डाल रहे, तो कोई पकड़ने वाले में से नहीं है। फिर उसके बाद आप चाइना से एज इट इज़ हैंडसेट का चीज़ इंपोर्ट करके आप इंडिया में बेच रहे हो। यार आपको अगर इंडिया का सचमुच प्रोग्रेस चाहिए और आप इंडिया का मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो, तो एटलीस्ट एस्टैब्लिश योर फैक्ट्रीज इन इंडिया, प्रोक्योर सम लोकल मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया, let the Indian people be more employed in your company, be it the top post, be it the lowest post। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी थोड़ा इनको स्ट्रिक्टली बोला है कि भाई नहीं, आप इंडिया में ऑफिसेस एस्टैब्लिश करिए। फिर टैक्स के से रिलेटेड, भाई टैक्स इवेशन काफ़ी हो रहे हैं ये सब कंपनीज़ में। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 3 to 4 months बैक Xiaomi और वीवो ये सब के जो ऑफिसेस है ये सब में रेट भी पड़ा। और इनफैक्ट अभी इन सब का जो ब्रांड, जो की कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी, उन्होंने बोला कि अब हम सारे ब्रांड्स को सेपरेट भी करना चालू करेंगे, सो दैट एक कंपनी में अटैक होता है तो दूसरा कंपनी सफ़र ना करे, एक कंपनी बैन होता है तो दूसरा कंपनी सफ़र ना करे, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये एक न्यूज़ था। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स टोल्ड टू मॉनिटर एडवांस इंपोर्ट पेमेंट्स। देखिए ये मुद्दा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, बैंक अपने तरफ से अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कुछ पेमेंट एडवांस करती है। अब एक्चुअली आरबीआई के नोटिस में ये चीज़ आया है कि ये जो एडवांस पेमेंट है ना, ये फ्रॉडलेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। कैसे यूज़ हो रहा है? तुरंत अकाउंट खोला जा रहा है बाहर के अकाउंट में, बाहर के कंट्रीज़ में, और तुरंत बैंक से एडवांस पेमेंट कर दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सस्पिशन हो जाता है। मतलब आप बायर को अगर अकाउंट खुलवाना तो बायर अपने अकाउंट में ले ले भाई पैसा। मतलब जो एक्सपोर्टर है उधर का, सपोज मान लो मैं यूएई से इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब यूएई का जो एक्सपोर्टर है मेरा, वो तो कितने सालों से बिजनेस कर रहा होगा, फिर वो नए अकाउंट में खुलवा के बैंक से एडवांस करवाना, ये थोड़ा सस्पिशन वाला चीज़ है। और अगर खुलवा भी रहा है भाई, तो वो इतना क्या बड़ा एक्सपोर्टर हो गया कि वो इतना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को, मतलब तुरंत बैंक अकाउंट खुलवाया और वो तुरंत एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। मतलब बहुत फिशी है ट्रांजैक्शन। तो इससे आरबीआई ने बोला है कि भाई थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए, कहीं वो केस नीरव मोदी वाला वापस से रिपीट ना हो जाए। आरबीआई ने बोला है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट अलग होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बैंक्स जो है अपने क्लाइंट्स को क्रेडिट दे देती है, क्रेडिट पे जो है मतलब समझ लो क्रेडिट पे जो है इनको इंपोर्ट करने देती है। लेटर ऑफ कंफर्ट क्या होता है कि बैंक अपने तरफ से एक इनफॉर्मल गारंटी दे देती है कि भाई मेरा जो इंपोर्टर है या इंडिया में जो बैठा हुआ इंपोर्टर, वो आपको पेमेंट कर देगा, ये मेरी गारंटी है। और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी सॉर्ट ऑफ वही गारंटी होती है। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ कंफर्ट बैंक ने बैन कर दिया था नीरव मोदी के टाइम, बट लेटर ऑफ क्रेडिट अभी भी चल रहा है, ठीक है, जैसे हम एलसी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो एलसी अभी भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ के चक्कर में बैंक ने कहा है कि भाई हमें थोड़ा अमेंडमेंट भी करना चाहिए ये सब इम्पोर्ट को लेके, भाई कि एटलीस्ट बैंक अकाउंट जो कि फंक्शन है 3-4 साल तक आप उसमें पेमेंट डाल रहे हो, सो दैट वो जो सस्पिशन वाला चीज़ है वो कम हो जाना चाहिए। तो ये एक न्यूज़ था। फिर उसके बाद एसबीआई लाइकली टू बिगिन रूपी बॉन्ड इशुएंस सून। देखिए एसबीआई ने काफ़ी बॉन्ड इशू किया है और ये 81 बॉन्ड्स है। 81 बॉन्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली बेसल नॉर्म्स की तरफ से बैंक्स को कुछ टियर 1 टियर 2 ऐसे कैपिटल्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बैंक्स जो है बॉन्ड इशू करती है। दैट इज़ अलग अलग, जैसे 81 बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है? एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। ये एक अनसिक्योर्ड लोन टाइप का होता है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड टाइप का होता है, जो कि बैंक्स अपने गुडविल के बेसिस पे इशू करती है। देखिए अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाती है इस चीज़ में, तो बैंक जो है वो 81 देने के लिए लायबल नहीं है। सपोज एसबीआई ने एक अभी जैसे हाल फिलहाल में एसबीआई ने इशू भी किया था 750 मिलियन का ओवरसीज़ बैंक से ओवरसीज़ वो बॉन्ड उठाया था। उस पर एसबीआई इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे थे? 4.875 के आसपास दे रहे थे। तो वो क्या है, अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट से तो बहुत अच्छा है। तो इनको काफ़ी अच्छा, जैसे अगर आप ईयू का देखोगे तो अराउंड 3.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उसके कंपैरिजन में एसबीआई का काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बट क्या होता है कि
इसमें ना एसबीआई, एक तो देखिए अनसिक्योर्ड लोन है, अगर एसबीआई डिफ़ॉल्ट करने वाला रहता है तो सबसे पहले बैंक, जो आरबीआई कहता है कि भाई कोई भी बैंक, एसबीआई छोड़ो, कोई भी बैंक अगर डिफ़ॉल्ट करने वाला रहता है तो सबसे पहले आरबीआई कहता है कि 81 बॉन्ड को आप राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो मतलब आप ये चीज़ बोल दो कि हम इन्वेस्टर्स को बोल दो कि हम आपको आपका पैसा नहीं लौटा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, सपोज मान लो बैंक का टोटल लाइबिलिटी 10,000 करोड़ का है, 2,000 करोड़ का 81 लाइबिलिटी खत्म हो गया। अब डिपॉजिटर्स को मतलब 2,000 करोड़ का फ़ायदा हो गया, एज इन कि उनकी जो डिपॉजिट की मनी है एटलीस्ट वो सेफ तो हो गया, क्योंकि उनको 81 बॉन्ड्स जो है वो पेमेंट नहीं करना बैंक को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद अभी एसबीआई ने क्या किया था कि भाई 750 मिलियन लोन का 750 मिलियन का 81 बॉन्ड इशू किया था ओवरसीज़ मार्केट में। अब क्या हुआ, ये वोलेटिलिटी ये भी इतना है ना दोस्तों बॉन्ड मार्केट में कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट रेट पॉज कर रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट तुरंत बढ़ा रहा है। तो इतना वोलेटिलिटी के कारण एसबीआई कह रहे हैं कि भाई अब बॉन्ड इशू हम नहीं करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, हम बॉन्ड इशू इंडियन मार्केट में कर देंगे। भाई इंडिया का हमें पता है कि थोड़ा स्टेबल है, अभी इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में अभी क्या है आउटलुक, आरबीआई थोड़ा क्लियर स्टांस दे रहा है अपना। ऐसे तो देखिए पर्टिकुलरली कौन क्या बैंक करेगा वो तो कोई नहीं बोल सकता, बट हाँ थोड़ा लाइकली है कि भाई आरबीआई अभी थोड़ा स्टेबल फॉलो करेगा पॉलिसी, तो हम इसलिए रुपी बॉन्ड इशू करेंगे। तो ये एक न्यूज़ था। आई होप आपको ये न्यूज़ थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। नेक्स्ट इज दोस्तों एयर फेयर्स ड्रॉप बट होवर आर अबव May 2022 रेट्स। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि एयर फेयर्स जो है वो हाईएस्ट जो एयर फेयर्स है वो ड्रॉप हो गए हैं। मेरे को ये न्यूज़ का काफ़ी सेंस नहीं लगा था दोस्तों, फिर भी न्यूज़ आया था तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनका ये कहना है कि भाई जो हाईएस्ट एयर फेयर है वो ड्रॉप हो गया, तो इसके कारण जो है एयरलाइंस ने फेयर को कम कर दिया। दोस्तों हाईएस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, आप ये चीज़ देखो कि एवरेज एयर फेयर कितना बढ़ा है पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी में, मतलब ऑलमोस्ट अपने पीक में है। अगर आप एक दो दिन बाद का अगर फ्लाइट के टिकट्स बुक करते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, तो फिर वो कहाँ गया उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। मेरे ख्याल से तो ये उड़ी देश का अंबानी और अडानी है, मतलब और कुछ तो है नहीं इसमें, मतलब इतने एक्सपेंसिव टिकट्स। फिर अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे कि भाई अगर आप हाईएस्ट को कम कर दोगे, मिनिस्ट्री इस चीज़ में बोलेगी बार बार कि भाई मैंने हाईएस्ट को कम करा दिया, और ये भी तब करती है एयरलाइंस जब मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्शन जाता है। पिछले बार भी मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्शन गया था तो एयर फेयर कम हो गए थे, आज भी मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़ा वो जा रहा है, गाइडलाइन जा रहा है, तो उन लोग थोड़ा डिक्रीज करते हैं। आई मीन दिस इज नॉट हाउ इट शुड वर्क, आई मीन देयर शुड बी प्रॉपर क्राइटेरिया जिसके कारण फेयर्स ना बढ़े। एयरलाइंस को एक वो करना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, इस रूट से इतना अगर घंटा लगता है इतना किलोमीटर, तो हम इससे ज़्यादा फेयर नहीं चार्ज करेंगे ना। अगेन इट डिपेंड्स, फिर चलो ठीक है सर्च कितना है, कितना डिमांड है, बट बहुत ज़्यादा तो देखिए अगर करने से फिर वो बहुत ही लिमिटेड सेक्शन को कैटर कर पाएगा एयरलाइन। फिर अभी गो फेयर्स और ये सब की भी जो फ्लाइट्स है वो भी अभी होल्ड पे चली गई, तो उसके कारण सप्लाई और कम हो गया, तो डिमांड का मतलब प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये तो है दोस्तों। आपका क्या व्यू पॉइंट है एयरफेयर्स को लेकर, मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट रहता है कि अगर नहीं करेंगे तो एयरलाइन इंडस्ट्री चलेगी कैसे। जो भी आपका व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगता है अलग अलग व्यू पॉइंट जानने में। नेक्स्ट दोस्तों, एग्जिट फ्रॉम एफ&ओ सेगमेंट कुड मीन मोर अपसाइड फॉर स्टॉक्स। एक्चुअली देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि कई सारी कंपनीज अपने एफ&ओ से एग्जिट कर रही हैं। तो एग्जिट करने से क्या होता है कि जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से एग्जिट कर जाते हो तो आपका स्टॉक्स का प्राइस बढ़ जाता है, मतलब इवेंचुअली देखा गया है कि बढ़ ही जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, सिंपल से रीज़न दोस्तों, क्योंकि एफ&ओज़ में शॉर्ट सेलिंग होता है कि भाई आप आज एक कंपनी को शॉर्ट सेल करके रख दियो सो दैट वो गिरेगा बाद में जाके, तो उससे क्या होता है एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है स्टॉक पे, तो स्टॉक के फंडामेंटल सही होने के बावजूद भी स्टॉक्स गिर जाते हैं। तो इसके कारण क्या है, अब वो सब स्टॉक जो एफ&ओ के मार्केट से निकल गए उनके पे अच्छा रिटर्न है, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि मुझे मेन आपको इस शॉर्ट सेलिंग के बारे में समझाना था, इसलिए मैंने कवर किया था। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर्स अ गोलियत इन मेकिंग। ठीक है, एक्चुअली इसका न्यूज़ का कवर करने का मेरा ये मतलब था कि देखिए स्पेशलिटी केमिकल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बनते जा रहा है। स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर मैं थोड़ा सा रिसर्च भी किया हूँ दोस्तों, अगर आपको लगेगा तो बताना, मैं कमेंट सेक्शन में मैं रिसर्च को भी टाइम मतलब एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और स्पेशलिटी केमिकल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कि EU का अच्छा एक शेयर है, US का एक अच्छा शेयर है,
ग्लोबल में देखा जाए तो वो चाइना का एक अच्छा शेयर है। अब ईयू के जो कंपनीज है वो चाइना से निकल के इंडिया में आते जा रहे हैं। इंडिया में इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि आने वाला टाइम में काफ़ी अच्छा केपेक्स होगा स्पेशलिटी में, और इंडिया का जो है एक होल्डिंग एक ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अच्छा होल्डिंग बढ़ सकता है, ऐसा जेफरीज के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा मुझे। IBBI प्लान्स न्यू वोटिंग सिस्टम फॉर बैंक्रप्सीज। IBBI क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब आप कमिटी ऑफ क्रेडिटर से वोटिंग लेते हो, जैसे देखिए कोई भी इंसॉल्वेंसी को जो रेजोल्यूशन उसे पास करने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर से वोट लेना पड़ता है, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, 66% के वोट से वो पास हो जाना चाहिए हर एक रेजोल्यूशन। मतलब अगर आपके पास 5 प्लान्स है कि भाई इस क्रेडिटर को इतना दे देंगे, उधर उतना वो बिजनेस का वो रिवाइव कर लेंगे, ये बिजनेस को सेल ऑफ कर देंगे, मतलब सपोज मान लो 5 आपके पास वो है प्लान्स है, तो आपको हर एक प्लान के ऊपर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा और हर प्लान पे 66% का अप्रूवल होना चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है ना कि अलग अलग क्रेडिटर से अलग अलग उनका व्यू पॉइंट रहता है। तो क्या होता है, इससे रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाता, कोई भी रेजोल्यूशन 66% से पास नहीं हो पाता। अब इसमें IBBI क्या एक अमेंडमेंट लेके आने चाह रही है कि भाई इसमें करेंगे हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब जैसे कि इसमें क्या होगा, सपोज मान लो मेरे पास 4 प्रपोजल है कि भाई बिजनेस को फर्स्ट प्रपोजल 1 से रिवाइव कर सकते हैं, 2 से रिवाइव कर सकते हैं, 3 से रिवाइव कर सकते हैं, 4 से रिवाइव कर सकते हैं। तो अब क्या है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स पहले वोटिंग करेगी कि भाई 1 2 3 4। अगर मान लो कोई भी रेजोल्यूशन को 66% से ज़्यादा वोट नहीं मिला, तो अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, मैं रैंकिंग किया था फर्स्ट राउंड में कि मेरे को मतलब फर्स्ट मेरे को प्रपोजल सी ठीक लग रहा था, फिर प्रपोजल बी ठीक लग रहा था, फिर प्रपोजल ए, फिर प्रपोजल डी। अब मैंने रैंकिंग कर दिया था पहले राउंड में। अब सेकंड राउंड में क्या होगा, क्योंकि कोई भी प्रपोजल को नहीं मिला, मेरा डी का चीज़ हट, मतलब अगर मान लो मैंने डी को वोट किया था तो वो डी का वोट हट जाएगा। अब डी का जो सेकंड बेस्ट है मेरा ऑप्शन, सपोज मान लो मैंने डी को प्रेफरेंस 1 में रखा था एकदम टॉप में, अब क्योंकि मेरा डी ऑप्शन हट गया तो मेरा जो सेकंड प्रेफरेंस को पिकअप कर लिया जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी को सपोज मान लो मैंने प्रेफर किया था तो ऑप्शन बी चल जाएगा मेरे सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग में, ठीक है। अब ऐसे करते करते कोई भी जो रेजोल्यूशन है उससे 66% वोट मिल जाएगा, जब वो पास हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करना, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो इस चीज़ में लेके आ जाऊँगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। वीडियो या शॉर्ट्स में लेके आ जाऊँगा। बस ये चीज़ समझ के रखिए कि ये पार्लियामेंट में भी ये चीज़ यही सिस्टम फॉलो होता है, मतलब राज्यसभा में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 4 रेजोल्यूशन पास करने हैं, 4 रेजोल्यूशन में आपको एक मतलब 4 रेजोल्यूशन छोड़ो, किसी को अगर इलेक्ट करना है, ठीक है। इलेक्शन में क्या होता है कि भाई आप अगर इलेक्शन कर रहे हो, 4 कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े हैं, कैंडिडेट A B C D, सब ने कैंडिडेट ए को जो है 50% से ज़्यादा वोट चाहिए जीतने के लिए, बट कोई भी कैंडिडेट को, ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट का लेकिन समहाउ वोट आ नहीं पाया, किसी का 33 आया, किसी का 32 आया, किसी का 20 आया, किसी का 10 आया, इस टाइप का आया। तब सेकंड राउंड में क्या होगा, जो 10% जिसको आया ना वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा और उसके वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकी ABC में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि जिस बंदे को 10% वोट मिला है उस बंदे को वोटिंग के टाइम में जो वोटर्स है उन्होंने किसी को तो सेकंड प्रेफरेंस रखा होगा ना, तो सेकंड प्रेफरेंस वाले को सारे वोट मिल जाएंगे, ये 10% वाले को। अब मान लो इस राउंड में आ जाता तो फिर वो वापस से काउंट होगा कि अब कोई क्रॉस कर रहा है कि 50% क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो वापस से प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। तो ऐसा राज्यसभा में भी ऐसे होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फर्स्ट इन 15 ईयर्स गवर्नमेंट पुट स्टॉक इन वीट। देखिए गवर्नमेंट जो है वीट पे स्टॉक लिमिट ऑन वीट, गवर्नमेंट जो है स्टॉक लिमिट पुट कर दिया वीट पे ताकि होर्डिंग ज़्यादा ना हो। गवर्नमेंट देखिए बहुत वरीड है क्योंकि अभी रेनफॉल काफ़ी अच्छे से हुआ नहीं है, ठीक है, रेनफॉल डिले होते गई है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का ये चीज़ है कि भाई अगर हम उस पर वीट वगैरह होर्डिंग करेंगे तो आर्टिफिशियल प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जाएगा और इससे इन्फ्लेशन और इंक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने वो तूर और अरहर दाल को भी वो किया था, स्टॉक लिमिट इम्पोज किया था, ये मैंने आपको न्यूज़ में कवर भी किया था। तो अब जो है वीट पे पिछले 15 साल में आज पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने वीट पे इम्पोज किया है स्टॉक का मतलब स्टॉक का लिमिट। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, इसमें कोई बहुत बड़ा तो कुछ है नहीं। नीट प्रो इनोवेशन रेगुलेशंस फॉर AI, अमिताभ कांत जो हमारे G20 शेरपा है,
तो उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट किया कि भाई G20 के समिट में कि भाई हमें एआई को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, कॉमन स्टैंडर्ड लेके आना चाहिए, एआई को मतलब एक उसके अंदर रखना चाहिए। काफ़ी एआई आजकल के डेट में बढ़ते जा रहा है अडॉप्शन, तो उस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। बस एक छोटा सा, जब रेगुलेशंस काफ़ी आ जाएंगे, ये सब तो काफ़ी एक स्पीच रहता है, जब आ जाएंगे तब के तब देखेंगे ये सब। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट सीक्स इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल कंप्लीट हाउसिंग इनकम्प्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, देखिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो चालू किया गया है वो काफ़ी आजकल डिले होते जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को है जो, और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बेसिकली बनते किसके लिए, जो कि थोड़ा लो एंड या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो कि थोड़ा मिडिल इनकम को कैटर कर, मिडिल इनकम पीपल के लिए अफोर्डेबल रहे, ऐसा। तो इनके लिए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है वो काफ़ी अभी डिले होते जा रही है। तो गवर्नमेंट थोड़ा कंसर्न है कि भाई अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स डिले होंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया है कि भाई, इनफैक्ट मैं बोलूँगा ऑर्डर किया है कि भाई आप सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जो अभी पेंडिंग में है उसका लिस्ट दो हमें, क्यों पेंडिंग में है, कितने साल से है, कब तक कंप्लीशन होगा, ये सब चीज़ आप मुझे डिटेल में बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रोमिंग सेगमेंट हिट्स अप एज एयरटेल जियो आई वोडाफोन इंडियाज़ पोस्ट पेड यूजर्स। देखिए ये बस एक छोटा सा न्यूज़ है कि कंपटीशन बढ़ गया पोस्ट पेड यूजर्स को लेकर, जो इंटरनेशनल में कई कंपनीज जो है इन फ्लाइट सर्विस दे रही है, इन फ्लाइट नेटवर्क दे रही है, कई कंपनीज थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है पेमेंट में, कई कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है प्लान्स में। तो ये सब चीज़ के कारण जो है अभी काफ़ी जोर शोर से सब कोई एक दूसरे का क्लाइंट्स खींचने में लगे हुए। तो ये बस एक छोटा सा न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वन वेब में अनवील सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन सितंबर। देखिए वन वेब जो है वो भारतीय एयरटेल ग्रुप थ्रू बैक्ड है। उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि भाई ये लोग अब जो है गुजरात में सैटेलाइट सर्विसेज देना चालू करेंगे, 2 स्पेक्ट्रम में, KU और KV बैंड में, ठीक है। तो ये 2 बैंड में इन लोग जो है सर्विसेज देना चालू करेंगे, KA और KU बैंड में, ठीक है। ये कैसे सर्विसेज दिया जाएगा, ये UATs यूज़र एक्सेस टर्मिनल इस्टेब्लिश करके, और गुजरात में अभी ये चीज़ का चालू किया करेंगे इन लोग। तो अब ये चीज़ है कि भाई सैटेलाइट का मैंने आपको बताया था पहले ही बहुत प्रॉब्लम चल रहा था कि भाई सैटेलाइट सर्विसेज में स्पेक्ट्रम शेयर होंगे तो वो कैसे एलोकेट होंगे, मतलब चाहे वो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रूट के थ्रू होंगे जैसा कि एयरटेल और बाकी कंपनीज का कहना है, क्या वो क्या बोलते हैं, क्या वो प्रॉपर बिडिंग के थ्रू होंगे जैसा रिलायंस जियो का कहना है। तो वो तो आने वाला टाइम में बताएगा ट्राई के क्या होता है, ट्राई और DOT। लेकिन अभी के टाइम में तो भाई ये चीज़ है कि भाई अभी एलोकेशन कैसे होगा ये चीज़ अभी डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सनफ्लावर ऑयल प्राइसेस फॉल एज यूक्रेन शिप स्टॉक टू इंडिया। तो देखिए एक्चुअली यूक्रेन का काफ़ी अच्छा एक शेयर है सनफ्लावर ऑयल में। वो अब क्योंकि यूक्रेन में जो है, यूक्रेन अब सप्लाई कर पा रहा है, मैं ये तो नहीं बोला वॉर ख़त्म हो गया, बट यूक्रेन अब सप्लाई करने के हालात में आ गया है। तो काफ़ी स्टॉक्स अब सनफ्लावर ऑयल के मतलब मार्केट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनली जो सप्लाई की जो कमी थी वो चीज़ धीरे धीरे दूर हो जाएगी एंड प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, CBAM एंड FDI टू फिगर इन इंडिया EU ट्रेड डिस्कशंस, ठीक है। तो CBAM एक्चुअली क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये EU के द्वारा जो रूल है कि भाई कार्बन जो ज़्यादा पोल्यूट करती है, मतलब ज़्यादा जो एमिट करती है कंट्री, उधर से हम कार्बन टैक्स लगाएंगे ताकि वो जो EU की जो कंट्रीज़ में जो अभी काफ़ी ग्रीन तरीके से प्रोड्यूस हो रहे सारे जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उधर टेक्नोलॉजी ज़्यादा लग रहा है तो उधर उनको कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो इस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए भाई जो कंट्रीज जहाँ से कोल वगैरह यूज़ करके जो प्रोड्यूस करते हैं उससे हम टैक्स लगाएंगे उसको, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था इंडिया ने, तो इंडिया ने WTO में चैलेंज भी किया। तो ऐसे और 5 ऐसे मुद्दे हैं कि भाई इंडिया और EU बात करेंगे, जैसे कि CBAM एक हो गया, एक FDI वाला मुद्दा हो गया, एक WTO वाला मुद्दा हो गया कि भाई मैंने आपको बताया था कि WTO में इंडिया, जापान, ताइवान और इसके EU के बीच में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि भाई जो इंडिया ने जो इक्विपमेंट्स है टेलीकॉम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स है उस पर 20% टैक्स इम्पोज किया है, तो उस चीज़ के लेके काफ़ी अगेंस्ट है अभी। और फिर ये 5 चीज़ के बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद एक है वैल्यू चेन्स और एक है मार्केट एक्सेस, ठीक है। वैल्यू चेन्स मतलब वो जो सप्लाई चेन में क्या क्या वो रहेगा, उसमें क्या 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 स्टेप्स रहेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 5 चीज़ें जिसमें इंडिया और EU बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडिया UAE एम टू डबल नॉन ऑयल ट्रेड टू 100 बिलियन। एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया
इंडिया और यूएई के काफ़ी अच्छे ऑयल ट्रेड होते हैं, जैसे कि इंडियाज़ थर्ड टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्ट पार्टनर विद 10% शेयर इज़ यूएई। फर्स्ट टू क्या है मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। मतलब मैं उस चीज़ पे कमेंट में बताऊंगा कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। फिर उसके बाद टेक्निकल काउंसिल्स टू बी सेटअप इन फॉर कस्टम्स एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सब कमिटी फॉर सर्विसेज ट्रेड एंड इट्स डेटा एक्सचेंज। अगर सिंपल भाषा में इसको समझाऊं तो क्या है ये पूरा का पूरा न्यूज़ कि भाई इंडिया यूएई जो अब ट्रेड बिगन करेंगे, अच्छा से उनका 100 बिलियन तक का टारगेट करेंगे, ठीक है। रूपी एक्सचेंज करेंगे, रूपी और दिरहम में इन लोग जो है ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिवाय डॉलर के ट्रेड करना। और इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या क्या कैसे कैसे होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया यूएई करे और बाद में जाके चाइना जो यूएई के थ्रू रूट करके इंडिया में भेज दे, ऐसा भी नहीं होने से। रूल्स ऑफ ओरिजिन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे आएगा इंडिया से यूएई से इंडिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना के थ्रू रूट करके मतलब यूएई के थ्रू रूट करके चाइना जैसे कंट्रीज इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट का कैसे क्या रहेगा वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, सिलिकॉन वैली कॉन्फ्रेंस आइडिया दैट सिंगुलैरिटी इज हियर। एक्चुअली सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा फिक्शनल पॉइंट जिसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो अब सिलिकॉन, पहले तो ये फिक्शनल लग रहा था, अब सिलिकॉन वैली बोल रहा है कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल होगा और आने वाले टाइम में 100% चीज़ पॉसिबल होगा। तो अब देखते हैं कब है क्या है, बट सिंगुलैरिटी का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। फिर उसके बाद इससे क्या होगा कि भाई ह्यूमैनिटी हो सकता हो ऐसा मोड में तो चल जाएगा दैट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब ऐसा डेवलपमेंट। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इस इन्वेंशन के बाद ह्यूमैनिटी इरिवर्सिबल डेवलपमेंट के थ्रू चलेगा। खराब है अच्छा है, मतलब खराब रहेगा अच्छा रहेगा, सिंगुलैरिटी दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इस डेवलपमेंट के बाद ह्यूमैनिटी एक अलग चीज़ में चल जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर एक चीज़ है, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स कोविन डेटा ब्रीच रिपोर्ट्स आज सर्ट इन टू प्रोब। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, कोविन के ऊपर काफ़ी एलिगेशंस आ रहे हैं कि भाई इन्होंने डेटा ब्रीच करवा दिया, मतलब करवा दिया एज इन इनका डेटा ब्रीच हो गया। और क्योंकि क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि टेलीग्राम जैसे जो ऐप है उसमें क्या हो रहा था, आप एक जगह सेंड करते हो मैसेज एंड तुरंत आपको जो है वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, कोविड सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये चीज़ कैसे हो रहा था, मतलब आप टेलीग्राम ऐप को कैसे मिले सारे डेटा, तो वो डेटा ब्रीच के लिए थोड़ा बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है डेटा ब्रीच हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नो पॉज इन साइट एज ईसीबी आइज नेक्स्ट रेट इंक्रीज। एक्चुअली ईसीबी जो है अब रेट इंक्रीज़ करते जा रहा है, जो जैसे इंडिया का आरबीआई है वहाँ का यूरोप का ईसीबी है, तो वो जो है रेट इंक्रीज़ करते जा रहा है क्योंकि उनके हिसाब से भाई इन्फ्लेशन अभी कम नहीं होगा, आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा और उनके टारगेट बैंड के पे इसमें इन्फ्लेशन है नहीं, तो अभी रेट पॉज तो नहीं कर सकते। लास्ट न्यूज़ दोस्तों, सुनाक हिट्स आउट एट जॉनसन्स ओवर ऑनर्स लिस्ट रो। देखिए ये कॉन्ट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑनर्स लिस्ट रो होता क्या वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी कोई रिटायरिंग प्राइम मिनिस्टर या कोई रेजिग्नेशन डाला है प्राइम मिनिस्टर, वो जब जा रहा होता है तो एक लिस्ट दे के जाता है, ऑनर्स लिस्ट, जिसके तहत जो लिस्ट लोगों का नाम है उस ऑनर्स लिस्ट में उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, कोई भी जो भी उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब क्या है, बोरिस जॉनसन ने भी अपना लिस्ट दिया था, तो उस लिस्ट के थोड़े बहुत, और वो उस लिस्ट का फाइनल अप्रूवल कौन देगा, जो एग्जिस्टिंग करंट प्राइम मिनिस्टर दैट इज ऋषि सुनक देंगे। तो अब जो ऋषि सुनक ने कोई लोगों को अवार्ड दिया, कोई लोगों ने नहीं दिया, तो इसके कारण तो कॉन्ट्रोवर्सी हो गया एंड वो थोड़ा उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, उन्होंने कहा ये चीज़ सही है। बस यही है दोस्तों, यही छोटा सा न्यूज़ है, बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।